जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने एक कमेंट किया 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो हैं, इधर ज़ीनोफोबिया है। ये ज़ीनोफोबिक कंट्रीज़ हैं। कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है। और उन्होंने कहा है कि भाई, हम तो ऐसे नहीं हैं, और दुनिया इंडिया आती है। और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। तार साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा? खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं। चलो, चाइना तो ठीक है, राइवल है। हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट, सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, या कुछ हो चुका था। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होंगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी। क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं, और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है मेरे ख्याल में। इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मजाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट दैम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही, मेरा ख्याल। मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है, जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार, कैसे बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चिमा साहब, एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये, अच्छा, फिर इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात हैं वहां पे। 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदनाते फिर रहे हैं। 10-10 बिलियन डॉलर की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं, फार्मेसियां, स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे। ये आप इमिग्रेशन कर रहे हैं? आप, दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम हियर। और दूसरा, आज भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका लोग पिंजरों में बच्चे बंद किए हैं चीमा साहब। 27 मिलियन, मैं दूसरा भी बल्कि जो इस वक्त रफ एस्टिमेट है कि 27 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं शायद आपको बताया था कि एक हफ्ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सुपर ट्यूसडे से पहले। मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिलिट्री एज के इस वक्त अमेरिका एंटर हो चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर रहा है अपनी, ये इमिग्रेशन हो रही है। दूसरा, उसके बाद ये है कि यहां पे लोग मुसलसल
लोग यहाँ पे क्राइम कमिट करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है या फिर बाद में छोड़ दिया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, वो फिर वापस आ जाते हैं। ये इमिग्रेशन हो रही है यहाँ पे। चीमा साहब, इसको इमिग्रेशन नहीं कहा जा सकता। जो ये बाबा जी ने बात की है, उनको प्रॉब्लम था, डिमेंशिया उनको है, इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम है। उनको बिल्कुल कोई पता नहीं कि वो किधर की किसकी बात। उससे पहले मैं को आज से हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने एक पापा गिनी के बारे में कह दिया था कि मेरे अंकल को खा गए थे, मेरे अंकल वहां से उनका जहाज क्रैश हुआ था, तो वो जो उनको खा गए थे, जिंदा खा गए थे उनको, जो उनके ऊपर इतराज है क्योंकि पापा गिनी भी इनके एलाइज हैं, इनके ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने इतराज किया कि यार बाबा जी को समझाओ, ये क्या कर रहे हैं बातें। तो बाबा जी को दर हकीकत पता नहीं है कि इस वक्त हो क्या रहा है। दर हकीकत मैंने आपको कई दफा बताया कि गवर्नमेंट चला रहे हैं ओबामा पिछले 12 साल से। मेरा ख्याल इनकी स्पीच वगैरह भी वो लिख देते हैं, तो कई दफा अगर वो स्पीच इनके सामने ना हो, फिर वो इसी तरह की बातें करते हैं। कई दफा कह चुके हैं कि एक दो दफा तो पहले कह चुके हैं कि मैं 18 व्हीलर ट्रक भी चलाता रहा हूं, हालांकि खुद वकील थे पहले। फिर पहले कई दफा कह चुके हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें कर चुके हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता। हाँ, इस पे दुनिया को इसको क्रिटिसाइज करने का टाइम मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री, और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि चीमा साहब 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं वहां पे। तो उस कंट्री को कहना कि यू डोंट नो व्हाट द इमिग्रेशन इज, यू डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे ग्रो कर रही है, उनको कहा जाए कि यू आर सफरिंग ड्यू टू द बैड इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपको मैंने बताया है कि इस वक्त जो वेस्ट ने एक ब्लॉक मेरे ख्याल में जो भारत के खिलाफ बना रहे हैं, जो बन चुका है, बल्कि मेरे ख्याल में तो जिस तरह आपने देखा होगा कि कल परसों फिर दोबारा निजर साहब का केस जो है वो फिर दोबारा 3 लोग रहे, बल्कि उससे सबक सीखना चाहिए इनको। वो जो 3 लोग अरेस्ट किए गए वो गैंग रिलेटेड मर्डर था, इन्होंने उसके भारत के ऊपर उसको लगाने की कोशिश की थी, was related to the gang killing। यहाँ अगले दिन कैलिफोर्निया के अंदर भी गैंग शूटिंग हुई है, जिसके बारे में पहले इन्होंने कहा था कि वो जो एक सरदार इनका जो गैंग लीडर है वो उसका मर्डर हो चुका है, हालांकि वो नहीं हुआ, बाद में इनको करेक्शन करेंगे। लेकिन कैलिफोर्निया और जो कनाडा है उसके अंदर भारतीय गैंग जो है खासकर वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसको ये उसके ऊपर रख देते हैं, कपड़ा खालिस्तान का डाल देते हैं, गलत बात है। लेकिन इस वक्त चीमा साहब जो मैं मुसलसल देख रहा हूं कि भारत के खिलाफ एक लॉबी जो है वो वेस्ट के अंदर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है, ना सिर्फ यहाँ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब वो दे हैव स्प्रेड। और उसमें मेरा ख्याल जो मजीद अगर देखा जाए तो उसके पीछे जो भारत की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरा ख्याल है वो वेस्ट को पसंद नहीं आ रही। मेरा ये इनसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से इजरायली जूश को निकाल दिया जाए और इंडियंस को निकाल दिया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका चलेगा किस तरह? मेरा ये क्वेश्चन है, किस तरह चलाओगे भाई आप? गूगल अपना किस तरह चलाओगे? माइक्रोसॉफ्ट अपना किस तरह चलाओगे? फेडेक्स किस तरह चलाओगे? फेडेक्स का हेड भी इस वक्त भारतीय निजात। 300 पॉलिसी रिलेटेड बाइडेन साहब की अपनी अपॉइंटमेंट है, इंडियन अमेरिकन है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो पीछे आप क्या करोगे फिर? ये इनको सोचना चाहिए कि कोई स्टेटमेंट जब इतने हाई लेवल रैंकिंग बंदा जब देता है तो उसके पीछे कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, उसके पीछे कोई रिसर्च होनी चाहिए कि आप किस बेस के ऊपर ये बातें कर रहे हो। लेकिन अब उसके बाद वो जॉन किर्बी जो है इनके स्पोक्स पर्सन, उनसे भी क्वेश्चन किया गया है। उनसे क्वेश्चन उनके या व्हाइट हाउस या स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन के उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है वो तो एक यूजलेस किस्म की एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। उन्होंने इधर की बात उधर से बात है। वो अब वो आजकल जिस तरह वो मैं बताना चाहूंगा, व्हाइट हाउस की जो भी उनसे क्वेश्चन वो करता है, वो कहते हैं जी फलां डिपार्टमेंट से पूछ रहे, फलां डिपार्टमेंट। फिर आप क्यों लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर उन्होंने अपने डिपार्टमेंटों से इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसका क्या फायदा है? लेकिन इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए, मैं जो मुसलसल देख रहा हूं इसको कि पूरे वेस्ट जो है, पूरा वेस्ट इज लूजिंग द ग्रिप, पूरा वेस्ट। आज सुबह मुझे एक आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला है कि यूरोप के अंदर, सारे यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन आ रहे हैं, सारे यूरोप के अंदर राइट विंग जो है वो आगे आ रहा है, दोबारा चीजें एंटी इमिग्रेशन, एंटी चीजें सारी आ रही हैं। और अगर देखा जाए इकोनॉमी उनकी खराब है वहां पे,
जिस तरह आप अगले दिन यूके वालों ने अपना एक नया बिल पेश किया है कि वहां से अब लोगों को रवांडा ले जाया जाएगा जो पॉलिटिकल असाइली है। तो ये सारी चीजें आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये आपने कहा है कि राइट विंग आ रही है, तो डॉक्टर साहब आपके जो लीडर हैं ट्रम्प राइट साहब, वो भी तो राइट विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि निकालें इनको यहाँ से, जितने भी लोग आ रहे हैं। तो फिर ये तो जो बर्तानिया की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका में भी डॉक्टर साहब ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल आपको क्या लग बिल्कुल रहा है, ये पूरी दुनिया में राइट विंग है? और खासतौर पे ट्रम्प साहब इसका कोई फायदा उठा सकते हैं स्टेटमेंट का, ये जो बाइडेन ने दी? इसका फायदा बल्कि उठा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि वो 15 से 20 मिलियन इमिग्रेंट्स को मिलिट्री स्टाइल, आर्मी स्टाइल डिपोर्ट करेंगे। मेरा मकसद ये था कि जहाजों में भर भर के उनको निकाला जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, ये सोल्यूशन ही राइट विंग एजेंडा है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता हूं, बीजेपी इज अ राइट विंग एट द सेम टाइम इन इंडिया। मैं कांग्रेस को डेमोक्रेट पार्टी के साथ हमेशा कंपेयर करता हूं, बीजेपी को मैं कंपेयर करता हूं राइट विंग के साथ, अमेरिकन राइट विंग या यूरोप का राइट विंग। वो किस तरह है? एक तो देखें उसमें नेशनलिज्म है, दूसरा मजहबी रंग है उसमें, फेथ बेस है चीजें, तीसरा उनका बिजनेस फ्रेंडली मॉडल है उनका। और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी मैंने आपको बताया था कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ मोदी साहब है, बीजेपी है। आज फिर दोबारा अगर कोलिशन गवर्नमेंट में जाएंगे, जितनी तरक्की की खत्म हो जाएगी उनकी। मैं बिल्कुल, मैंने बड़े इसके रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्योंकि मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूं। और बिल्कुल अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट भी राइट विंग एजेंडे के साथ ही होगा। बल्कि बाइंग एन अमेरिकन ड्रीम इटसेल्फ इज अ रिपब्लिकन फिलॉसफी। देखे ना, आपने अगर इंटाइटलमेंट पे सोशलिस्ट, आपने अगर सोशल एक्टिविटीज और सोशल एजेंडे पे चलना हो, तो दैट इज नॉट कॉल्ड फ्रीडम। टैक्सेशन कहते हैं ना, ये जिस तरह इस वक्त जो फार लेफ्ट वाले बात करते हैं कि वो टैक्स यू टू डेथ, 1% लोगों के पास जो पैसा है हम वो छीनना चाहते हैं उनसे, हम रॉबिन हुड पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो दैट डजंट वर्क। तो यही बिल्कुल अब इन्होंने करके देख लिया है 12 साल। और दूसरा 12 साल ओबामा साहब ने जो लेफ्ट विंग एजेंडा अपना चलाया, लोग अब उससे बेजार हैं, तंग है। सोल्यूशन नहीं है वो। सोल्यूशन अगर देखा जाए तो चीमा साहब, सबसे पहले तो नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत को जो है वो नेशनलिज्म है। सबसे बड़ा तोहफा, चाहे कैसे भी है, आपको पसंद हो या ना हो, मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन ये कि दिस इज व्हाट द फैक्ट कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म की तरफ लेकर गए हैं। उन्होंने नेशनलिस्ट झंडा अपना चलाया है आगे, जो उनकी कामयाबी का सीक्रेट बना है। और यही बिल्कुल यहां भी होगा। और यूरोप जा रहा है, बिल्कुल उसी साइड पे जा रहा है यूरोप। लेकिन हमारे इस वक्त ऋषि सोनक साहब के हालात ठीक नहीं है वहां पे। उनकी रवांडा पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है कि जो पॉलिटिकल असाइली है हमको उन्हें वहीं रखेंगे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाएंगे रवांडा को इन लोगों को वहां रखने के लिए, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन इमिग्रेशन ने उनको, इलीगल इमिग्रेशन ने उनको भी तंग कर रखा है इस वक्त। इकॉनमी बहुत बुरी है इस वक्त यूके की, अगर देखा जाए यूरोप के अंदर सबसे जो वर्स्ट इकॉनमी इज परफॉर्मिंग इज यूके इकॉनमी। लेकिन फ्यूचर अगर देखा जाए तो चीमा साहब, अमेरिका इस वक्त गोइंग थ्रू द अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े बुरे सियासी बुरहान का शिकार है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की स्टेटमेंटें देने से पहले 2 दफा सोचना चाहिए कि लोग आपको किस लेंस से देख रहे हैं। आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, उसके बाद आपके पांव नहीं लगे। ग्लोबलाइजेशन, ब्रिक्स में इस वक्त 22 या 24 कंट्री है जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाना चाहता है। रेड सी के अंदर रेड सी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वहां भारत के शिप्स जाके अपने ट्रेड को सेव कर रहे हैं। और दूसरा अगर देखा जाए, गाजा की जंग आपके कंट्रोल में नहीं है। सऊदी अरेबिया आपसे परेशान है। चाइना, मैं जिस तरह आपको बताया कि हर दूसरा बड़ा लीडर इस वक्त चाइना जा रहा है। जो पहले कैंप डेविड आते थे लोग, अब वो चाइना जाना शुरू हो चुके हैं। तो अगर चीमा साहब, और 2 चीजें, पहले पेट्रो डॉलर कहा जाता था, अब पेट्रो युआन की टर्म आ चुकी है। तो ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो डॉलर अपने आप को किस तरह सेव कर पाएगा? अगर पेट्रोल की ट्रेड भी होगी युआन के अंदर, और उसके बाद सारे ईरान सऊदी अरेबिया की डीलें भी होंगी अगर चाइना के अंदर, अगर अल-फतह और हमास भी मिल रहे हैं चाइना के अंदर, तो मैं पूछूंगा बाइडेन साहब, आप पकौड़े बना रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? खैर उनको तो होश नहीं है, परेशान तो ओबामा और बिल क्लिंटन है इस वक्त। आपको जिस तरह वो आजकल डेमोक्रेट पार्टी को इकट्ठा करने की कोशिश वो कर रहे हैं, बिल क्लिंटन साहब और डोनाल्ड अपना हमारे ओबामा साहब। ये तो इनको तो मैंने बताया ना, जहाज की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर स्टेज पे किसी
पता नहीं जिन्नात से या किससे शेक हैंड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता ही नहीं हालात क्या है। मैं एक्सक्यूज के साथ कहूंगा कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्सर कहते हैं कि बाइडेन को यह भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर चुका है। तो उस बंदे का कहना जीनोफोबिक जापान को, जो कि आपका सबसे बड़ा एलाय है, और भारत का टाइटल आपका पार्टनरशिप है। मैंने आज अगर वाशिंगटन डीसी से या अमेरिका की बड़ी कंपनियों से आप भारतीय निकाल दें तो जीरो, शाम को बैंक्रप्सी दे देंगे अमेरिकन कंपनियां भी दे देंगी। तो इनको ये बातें करने से सोचना चाहिए पहले कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमारा अपना फ्यूचर क्या है। आपका एक एक्स प्रेसिडेंट, जो 3 साल आपने उसको नहीं छेड़ा, जो ही उसने अपनी सदारती कैंपेन का ऐलान किया है, आपने 90 केसेस उस पर कर दिए। रोजाना आप उसको बिठा के क्रिमिनल कोर्ट के अंदर दुनिया को बताते हैं कि दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव, और उसके बाद आप अपनी देख लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं। अपने स्टूडेंटों को आपने जो हालत कर दी है, हर दुनिया के हर शहर में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 1 मिनट के लिए अगर सोचा जाए ये चीजें भारत के अंदर हो रही होती हैं आज, तो क्या वेस्टर्न मीडिया ने क्या करना था? लेकिन अपना बस लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों के ऊपर उनके ह्यूमन राइट्स के ड्रामे बना लेते हैं, चीजें कभी पाकिस्तान के ऊपर कभी भारत के ऊपर ह्यूमन राइट्स के, लेकिन अपने अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या हालात है? कोई हालात नहीं चीमा साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, और वो सिमिलैरिटी ये है कि बड़ी, मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा। ये मैं चाहता हूं आप इस सवाल को एड्रेस करें क्योंकि आपकी पार्टी के रिलेटेड है। पाकिस्तान और अमेरिका में सिमिलैरिटी ये है कि जैसे एक ग्रुप था वो जो चाहता था कि इमरान खान पावर में ना आए, वरना ये दुनिया के साथ मामलात खराब कर देगा। सऊदीज भी नाराज हैं, अमेरिकन भी नाराज हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी नाराज हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी एक ग्रुप है जो चाहता है डोनाल्ड ट्रंप ना आए, क्योंकि यूरोप नाराज हो जाएगा। यूरोप जो है वो, आपको पता है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एमनुअल मैक्रो ने एक बड़ा 2 घंटे का लेक्चर दिया है फ्रांस की यूनिवर्सिटी में, और उसने कहा है कि यूरोप इज मॉर्टल, और वो डर रहे हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो हम फारग हैं, लिहाजा अपना डिफेंस ढूंढो, अपनी आईटी प्रोडक्ट्स देखो, अपने पांव पे खड़ा हो। और अभी वो चाइनीज प्रेसिडेंट साहब, आपको पता है, मंडे को फ्रांस पहुंच रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि 6-8 महीने पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट भी वहां पे गए थे, और उन्होंने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने चाइना में खड़े होकर कहा था कि हम जो है कोई वेसल नहीं है अमेरिका की। तो अभी भी वो कहते हैं, आप जरा इस तरह लिंक कीजिएगा कि एक ग्रुप है अमेरिका के अंदर जो चाहता है ट्रंप ना आए, अगर ट्रंप आ गया तो शायद यूरोप को, क्योंकि वो कहते हैं 2% दें नेटो को, जो आपने कमिटमेंट की हुई है, जो आर्टिकल 5 की कमिटमेंट है कि एक मुल्क पे हमला होगा तो सब पे हमला कंसिडर किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो आगे हर चीज को ला देगा। वो तो कहता है जी अगर रशिया आपको मारेगा तो मैं कहूंगा मारो मारो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर भी एक ग्रुप है जो डोनाल्ड ट्रंप से डर रहा है और चाहता है कि ये पावर में ना आए। आपको ये बात सही लगती है? चीमा साहब, मैं दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, पाकिस्तान और अमेरिका के हालात को। अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं जितना डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ या इस पार्टी के साथ जितना मैं अटैच हूं, मैं कोशिश करता हूं हर वक्त इनको पढ़ने की, स्टडी करने की। सबसे बड़ी जो खूबसूरती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की है, जिस तरह मैं उनका एक डाई हार्ड सपोर्टर हूं, वो है अमेरिका फर्स्ट। वो कहते हैं कि जब तक हम खुद हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की पहले तवज्जो देनी चाहिए, कि बजाय हम अफगानिस्तान के पुल बड़े दफा बनाए हमने, उन्होंने तोड़ दिए हैं। हमने इराक बिल्ड करने की कोशिश की है, वो नहीं बिल्ड हुआ है। हमने बड़े तमाशे, इन्होंने बहुत पैसा बाहर जाया किया जाके, लेकिन इस वक्त अपने ब्रिज गिर रहे हैं यहाँ पे, अपनी सड़कें टूट चुकी हैं। मैंने अगले दिन मुझे एक पब्लिक स्पीकिंग करने, मुझे बोलने का मौका मिला अमेरिकन के सामने, और मैंने क्वेश्चन किया था कि किसी अमेरिकन को पता है कि आखिरी एयरपोर्ट यहां पे कब बना था? यहां पे 25 साल पहले। जी मतलब 25 साल पहले आखिरी एयरपोर्ट। आखिरी बड़ी हाईवे 60s के बाद, 70s के बाद इन्होंने कोई बड़ी हाईवे नहीं बनाई यहां पे। और जो कंट्री तरक्की करते हैं, जिस छोटी सी मिसाल मैं इसको ऑफ द हट के करूंगा, इस वक्त इंडिया की तरक्की करते हुए नजर आ रही है। 5 नए एयरपोर्ट सिर्फ यूपी के अंदर बन रहे हैं। आप हाईवेज का जाल देखें, वहां बिछ रहा है, नजर आ रहा है कि पढ़ी लिखी मिडिल क्लास होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। उसकी वजह ही होती, फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट चल के उसने मार्केट तक जाना होता है, फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट निकल के पोर्ट तक जाना होता है, वो सड़कों से जाता है, उन्होंने हवा में तो नहीं जाना ना। या सी पोर्टें होती हैं, एयरपोर्ट होते हैं, हाईवेज होती है। जहां पे ये चीजें नहीं बन रही होती, उनकी इकोनॉमी नजर आ रही होती, ग्रो नहीं कर रही। तो अमेरिका की इकोनॉमी अब ग्रो नहीं कर रही है, और उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड पुलिसमैन बना बैठा है।
सबसे बड़ी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप यही कहते थे हमेशा कि अमेरिका फर्स्ट, लेट्स बिल्ड दिस कंट्री अगेन। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह थी, जो मैं समझता हूं सिमिलैरिटी उनकी, कि नेटो है, नेटो चल ही सिर्फ अमेरिका के खर्चे पर रहा है। यूक्रेन की वार है, यूक्रेन सबसे बड़ी थ्रेट किसको है? यूरोप को है। यूरोप एक पैसा नहीं दे रहा है उस जंग में, सारी जंग लड़ी जा रही है अमेरिका के पैसे पे। क्यों भाई? प्रॉब्लम आपका है, लड़ हम रहे हैं। दूसरा ये है कि ग्लोबल अगर देखा जाए, इस वक्त चाइना सबसे बड़ा पोल्यूटर है आपके एनवायरमेंट में, लेकिन वो पैसे सबसे कम दे रहा है आपके पेरिस अकॉर्ड में या दूसरे इन्वायरमेंटल में। सारा पैसा जो है वो अमेरिका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देख लें, चला अमेरिका रहा है, फायदा चाइना उठा रहा है उसका। तो ये दर हकीकत इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन नेशनलिज्म, बेस्ड ऑन नेशनलिज्म। इसी वजह से 6 ममालिक इस वक्त जो है उनके वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यूरोप डर रहा है। जो मैक्रॉन ने अगले दिन स्पीच दी है, उसने कहा कि यूरोप इज डाइंग, हमें अपने डिफेंस के बारे में खुद ही सोचना होगा। वाकई सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोच रहे भाई? वजह क्या है? अमेरिका कब तक आप लोगों के खर्चे उठाएगा? इस वक्त टाइम आ चुका है, उनको अपना बोझ अपने कंधों पे उठाना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि डिफेंस इनका अमेरिका करे, लेकिन दूसरे सारे डिसीजन जाके ये अपनी पाइपलाइनें भी, और जर्मनी इस पे सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का और गैस का सबसे बड़ा। जब अपनी ट्रेड डीलें करनी है तो सीधे जाके कर लेते हो तुम, लेकिन डिफेंस का आता है तो नेटो के आप छतरी के नीचे आ जाते हो, फिर पैसे भी पूरे नहीं देते हो। तो चीमा साहब, ये बड़ा जरूरी है इस वक्त। इनफ इज इनफ, इसका एक लाइन आनी चाहिए ना, उसके बाद आगे नहीं। इससे जब आपके अपने बच्चे यहाँ पे अपनी सड़कें टूट रही हैं अमेरिका के अंदर, पुल गिर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी ने तो आके इसको ठीक करना है ना। और दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज थिंकिंग अबाउट। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं चीमा साहब। पाकिस्तान के साथ सिमिलैरिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन टू बिगिन विद। अपनी प्रेसिडेंसी का ऑफिस होल्ड करने से पहले वो कहीं काउंसिल मैन भी नहीं बने थे आज तक। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना भी एक मिरेकल था। वो ये था कि लोग तंग आ चुके थे ओबामा की टैक्सेशन से, ओबामा के फार लेफ्ट एजेंडे से, सोशलिज्म से। मैं बल्कि हमेशा, मुझसे कई दफा, क्योंकि बीइंग सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और मैं उस वक्त बहुत करीब था, कैंपेन में भी था, क्वेश्चन किया जाता था, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन, वन सेंटेंस कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप वन? मैंने उन्हें यही कहा था कि जब 14% माइनॉरिटी का एक बंदा आके मेजॉरिटी को सप्रेस करे 8 साल, देन यू गेट डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि उसकी मैं वजह ये बताता हूं। बराक ओबामा साहब एक ख्वाब लेकर आए थे कि अमेरिका को 14% माइनॉरिटी, अफ्रीकन अमेरिकन इस वक्त अमेरिका में सिर्फ 14% है। वे ख्वाब लेकर आए थे कि हर डिपार्टमेंट को एक अफ्रीकन अमेरिकन चलाएगा। उसकी मिसाल ये थी, आज भी यही हो रहा है। उनकी मिसाल ये थी कि वो अटॉर्नी जनरल अफ्रीकन अमेरिकन, यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव अफ्रीकन अमेरिकन, कैबिनेट सारी अफ्रीकन अमेरिकन। तो जब उन्होंने 8 साल मिलके दूसरे अमेरिकन से बदला लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप वन द इलेक्शन। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड, आई सॉ इट विद माय ओन आईज। तो उसके बाद, लेकिन उसका और फिर डोनाल्ड ट्रंप जबकि लीडर नहीं थे, तो एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे वो। जब भी नेशनलिज्म आप नारा लगाते हैं, तो दो चार चीजें खिलाफ आपके हो जाती हैं। सबसे पहले खिलाफ यहां पे होती है आपका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो कि एक एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त। वो आप देख लेना, इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कितने स्ट्रांग है। टोनी बिल्कन बोइंग से आए हैं, हमारे ऑस्टिन लॉयड जो इंटीरियर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो रेथियन के बोर्ड पर थे। तो ये सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, ये लीडर नहीं है, पॉलिटिकल लीडर नहीं है। इस वक्त टोनी बिल्कन कौन है? एक्टिविस्ट है। ये नेवर, उनका कोई हल्का नहीं है। उन्होंने तो इलेक्शन ना लड़ा है ना लड़ना है, वो तो एक एक्टिविस्ट है। राइट नाउ पॉलिटिकल लोग इस वक्त गवर्नमेंट नहीं चला रहे बाइडेन साहब की, जो एक्टिविस्ट हैं वो, और जो लोग एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी। जमहूरियत में इस तरह नहीं होता। लीडरशिप होती है, लीडर इलेक्टेड होकर आते, जिसको खौफ हो कि मेरे अगर परफॉर्मेंस ठीक ना हुई तो मैं इलेक्शन अगला हार जाऊंगा। टोनी बिल्कन की सेहत पे क्या असर है? पहले वो ओबामा का एडवाइजर था, अब वो सेक्रेटरी स्टेट है, इसके बाद फिर दोबारा बोइंग के बोर्ड पर चला जाएगा। वो, उसको क्या फर्क पड़ता है? ना हल्का है, ना किसी के लिए जवाबदेह है, ना किसी की फिक्र है उसको, ना उसको अपनी लेगेसी की परेशानी है। वो तो एक ब्यूरोक्रेट है, क्लर्क बाबू है। वो क्लर्क डेस्क से आया था, डेस्क पे वापस चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप वाज अ बिजनेस लीडर। और दूसरे सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये था उनका और बाइडेन का। मैं अभी इसका कंपैरिजन इमरान खान साहब के साथ देता हूं कि बाइडेन साहब पिछले 55 साल से सियासत में है। उन्होंने सियासत को कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया है। उन्होंने सियासत में आकर बच्चे पाले हैं सियासत से, सेनेटरशिप से।
डोनाल्ड ट्रंप ने $10 बिलियन की एम्पायर पहले अपने लिए बनाई है, फिर वो सियासत में आया है, जो कि दिस इज व्हाट द रियल स्पिरिट ऑफ जमहूरियत, कि यू डोंट मेक मनी फ्रॉम पॉलिटिक्स, डोंट मेक मनी फ्रॉम गवर्नेंस, you come here as a volunteership, as a community worker, as a जिस तरह आप कर लेंगे to serve the community or serve the world. तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये खतरा नहीं था कि मैं आया तो लाजमी मैंने पैसे ही बनाने हैं इस चीज से। आजकल तो बल्कि उनको इन कोशिश है ओबामा साहब की, उनको बैंकरप्ट करना है, उनको फाइनेंशियल प्रेशर आना है, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। इस वक्त बाइडेन साहब को तो सारे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, वो मिलियंस बिलियंस दे रही हैं, उनके पास तो इस वक्त बहुत पैसा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास तो पैसे ही कोई नहीं है, बल्कि वो लीगल फीसेस पे वकीलों की फीसें देते हैं, तो बैंक उनके हालात खराब है। लेकिन चीमा साहब उसके साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ना सिर्फ दुनिया को राइट विंग एजेंडे से होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों से होना चाहिए, क्योंकि वो आके एजेंडे पे काम करेंगे एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अब पाकिस्तान के अंदर कंपैरिजन में ये करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब को लेके एस्टेब्लिशमेंट आई थी, इसमें कोई शक नहीं। और आज भी अच्छा हाँ, उन्होंने ये कि अब उन्होंने सियासत ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडे पे कर रहे हैं। उनकी सियासत का सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो सबसे बड़ा उनका रोल है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा है उनका। जो उन्होंने लेटर लिखा है टेलीग्राफ को, अगले दिन उसके अंदर टोटल एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका सारा एजेंडा फिर उन्होंने सामने रख लिया। हाँ, एक चीज कल मैं शाम को डिस्कस कर रहा था किसी से, जो मैं बहुत मुतासर हूं इमरान खान साहब से। इमरान खान इन्होंने जो मैकियावेली का नेक्स्ट लेवल है, आई कॉल हिम मैकियावेली 0.2। उसकी वजह यह है, देखें इमरान खान साहब को खतरात क्या है। उनको सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा यह है कि मेरे जेल में अंदर रहने से कहीं मेरी को पार्टी हाईजैक ना कर ले। सबसे बड़ा खतरा उनको यह है। उन्होंने उस पार्टी को सेव किस तरह सेव रखना है जेल के अंदर रहकर, वो बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज खान साहब जो है कि मैंने पार्टी को खबरों में किस तरह रखना है, ये भी बहुत बड़ा आर्ट होता है, सीक्रेट होता है। देखिए ना, मैडम मरियम नवाज ने तो यूनिफॉर्म पुलिस की पहन के जो टिकटॉक बनाया है, खान साहब जेल के अंदर से बैठ के ये सारा कुछ कर रहे हैं, और दोनों बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। अपनी पार्टी को हाईजैक होने से भी बचा रहे हैं, और पार्टी को खबरों में किस तरह रख रहे हैं, और बाहर मुर्गों की लड़ाई किस तरह करा रहे हैं। उनका सीक्रेट यही है, खबरों में वो मुर्गों की लड़ाई करा के कर रहे हैं। मैं उसकी छोटी सी मिसाल एक देना चाहूंगा। खान साहब ने हफ्ता पहले 3 बंदों की निशानदेही की है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये लोग नेगोशिएट करेंगे। साथ ही एक उनका बच्चा है, उसने कह दिया नहीं हम तो इस तरह बात करेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने टेलीग्राफ को लिख के सारा कुछ लिख दिया, मुझे कत्ल किया तो आर्मी चीफ को पकड़ा जाए, ये लेटर लिखा हुआ। देखिए किस तरीके से एक हफ्ते के अंदर 3-4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे उन्होंने फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे मुआद क्या मिल रहा है? टिकटॉक बन रही है, ट्विटर चल रहे हैं, चैनलों पे बैठ रहे हैं बच्चे, बगैर एक पैसा लगाए वो एयर टाइम ले रहे हैं, बगैर पैसा लगाए। दिस इज आर्ट, ये बिल्कुल आर्ट है। और दूसरा, साथ एक उन्होंने एक छुरी भी लटका दी है। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद कर लेंगे, और जो उनके पास मदरसों की फौज बैठी बच्चों की, सड़कों पे सिर्फ लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मदरसों के बच्चों के अलावा तो कुछ भी नहीं है उनके पास ना। उनके पास दूसरा सबसे बड़ा उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार जो है वो इस्लाम का हथियार है। आज शाम को कह दे इस्लाम खतरे में है। पहले देखे ना, आज जिनके साथ खान साहब के साथ हमेशा फजलुर रहमान साहब, ये उनको डीजल कहते थे, वो इनको इजराइल का एजेंट कहते थे। लेकिन आज लवी डबी बिल्कुल करीब आ चुके हैं। सिर्फ अगर दरमियान में अमीन गंडापुर ना हो, वो शाम को शाम को इकट्ठे हो जाए। ये तो अली अमीन गंडा साहब है, उनकी अपनी सियासत है, शायद हल्के की सियासत है। उन्होंने अगले दिन पहले बयान फेंका है कि मौलवी साहब अपना रेट बढ़ा रहे हैं। फिर उन्होंने उससे भी बड़ा एक हमला कर दिया। उन्होंने कहा जी ये कलमा पढ़ लें तो हम इकट्ठे बैठ जाएंगे। देखें, वो ये सिर्फ अगर अली अमीन गंडापुर साहब ये दरमियान में ना होते तो अब तो ये 2 पार्टियां एक हो जानी थी अभी तक। लेकिन चीमा साहब, जो मैं कुछ चीजें 2-4 और बल्कि बात करना चाह रहा था कि चीमा साहब, एक जो मुझे सब सख्त तकलीफ अगले दिन एक खबर से हुई है, बल्कि मैं माजरत था, मैं आपको चीमा साहब रोक रहा था, आपको बात कर रहे थे आप कुछ। ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा कि वो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हमसे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कहा 5 लाख सिमें ब्लॉक कर दें। वो उन्होंने कहा है हम सिमें ब्लॉक नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी नहीं है।
तो ताड़ साहब एक अदारा दूसरे अदारे की नहीं मान रहा है, जब शहबाज शरीफ पैसे कहीं इकट्ठे करेगा, जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा जो चीमा आप कह साहब, रहे थे ये उसके तो साथ। एक लतीफा है ना, एक लतीफा है। मैं बल्कि मैं आज मैंने उसके बारे में पूरा एक आर्टिकल पढ़ा है जो 5 लाख सिमें हैं, बल्कि वो जो आपके जिन लोगों की सिमें हैं, जिनका कारोबार है, उन्होंने कहा कि हम आपको लाखों डॉलरों से टैक्स इकट्ठा करके देते हैं, आप वो भी बंद करा लेंगे। और दूसरा, जिनकी आप सिमें बंद करेंगे वो किसी और के नाम से सिमें ले लिया करेंगे। ये कौन सा फार्मूला आपने कहां से इजाद किया है? ये टेलीकम्युनिकेशन वालों ने आपके एफबीआर को कहा। लेकिन मैं इस एक चीज समझने से कासिर हूं कि टैक्स ना देने वाले सारे तो असेंबली में बैठे हैं। जो टैक्स नहीं देते वो कोई छोटी असेंबली में बैठा, कोई बड़ी असेंबली में बैठा, उनकी एमपीए शिप कैंसिल क्यों नहीं करते, एमएनए शिप क्यों नहीं कैंसिल करते उनकी? कहें जी कौमी असेंबली का मेंबर वो बन सकता है जो पूरा टैक्स देता हो। टैक्स जब आपके एफबीआर के अंदर हमारे इमरान खान साहब, नियाजी साहब का जब रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं टैक्स, उसमें लिख देते हैं मैं 3 बकरियां ओन करता हूं, मेरे पास गाड़ी कोई नहीं। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये मुर्शद पाक है, उनकी टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूं कि मेरे पास 6 मुर्गियां हैं, 3 बकरियां हैं, गाड़ी कोई नहीं, साइकिल है मेरे पास। उनकी एमएनए शिप क्यों नहीं कैंसिल करते, उनकी एमपीए शिप क्यों नहीं कैंसिल करते, जो टैक्स ना दहंदगान है? सिम कार्डों से क्या बनेगा, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन चीमा साहब, 2 चीजें हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगले दिन मेरे जो नौनिहाल वजीर आजम, उन्होंने कहा 4 साल की तालीमी इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी को डिफाइन किया उन्होंने? किस चीज की इमरजेंसी? पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं, उनको इमरजेंसी बनाने की क्या जरूरत है? दूसरा चीमा साहब, ये बिल्कुल मैं अगली जो इस पे बात करना चाह रहा था, बल्कि ये 5 लाख सिमों का तो बिल्कुल ड्रामा है, लतीफा बनाया इन्होंने। मुझे इससे भी बड़ी एक चीज का बात करनी थी, जिसके ऊपर हमारे हनीफ अब्बासी साहब और काकड़ साहब के अगले दिन झगड़ा भी हो चुका है। 98 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की जा रही है, 98 अरब रुपए। और फिर किसी वजीर से पूछा गया है कि किसान जो इस वक्त सड़कों पे मर रहा है, इसको कोई मशवरा दे। उन्होंने कहा जी इनको कहा है कि आप अपनी गंदम स्टोर कर लें। यार, उनको जो किसान है छोटे, उनके पास तो रहने को जगह कोई नहीं है, तो गंदम कहां स्टोर करेंगे? ये बिल्कुल वही जवाब उस बंदे ने दिया है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे किसी ने कहा था कि तुम्हें गंदम नहीं मिलती तो तुम केक खा लो। ये टाइम आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। आपके जो लोग इस्लामाबाद में इस वक्त, आपके जो चलाने वाले हैं, पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं, वो इस वक्त 25 करोड़ लोगों को मुसलसल ये कह रहे हैं कि तुम्हें रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। इतना डिस्कनेक्ट है आपका इस्लामाबाद जो है रियलिटी से, इतना डिस्कनेक्ट है। और मैं हैरान हूं इस बात पे चीमा साहब कि आपकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा, 98 अरब रुपए के बारे में दो बातें ऐड करना चाहूंगा। 98 अरब रुपए की गंदम है और वजीर आजम ने कहा मुझे पता ही नहीं था 98 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की जा रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है। आखिरी पॉइंट चीमा साहब, आखिरी पॉइंट ये है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि मेरे मुर्शिद जब शहबाज शरीफ साहब ने जहाज इस्लामाबाद के बजाय लाहौर गया था, तो उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता था ये जहाज इस्लामाबाद से लाहौर क्यों आ गया, मुझे नहीं पता कि किसी ब्यूरोक्रेट ने किया है। चीमा साहब, वजीर आप जहाज के अंदर बैठे हो तो आपको पता नहीं किसकी डर है, इसने लैंड कहां कर रहा है, कहां जा रहा है। दूसरी की बात है 98 अरब रुपए की गंदम आ रही है। अगर वजीर आजम को यही नहीं पता कि 98 अरब रुपए की गंदम यहां पे आ रही है, मेरा ख्याल है उसका कोई हक नहीं बनता वो वजीर आजम रहे या वजीर आजम हाउस के अंदर रहे। तो ये फिर इस तरह, ये वतन अजीज इस तरह चल रहा है जो कितना अरसा चलेगा, ये क्यों चलेगा? ये आपके सारे रिश्तेदार इधर किसान रहे हैं, यार आपके वाले तो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, लेकिन जमीनें थी आपकी बहुत ज्यादा, आप जानते हैं सारी चीज को। दरअसल जुल्म खुदा का, केयर टेकर हुकूमत ने 5500 रुपए पर 40 kg गंदम यूक्रेन से मंगवाई और अपने किसानों से 2900 रुपए ले रहे हैं। तार साहब, यूक्रेन से डबल रेट पे मंगवाई है और अपने किसानों को कहते हैं 2900 रुपए लेंगे। और मजे की बात है तार साहब, आज हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है उसने बताया कि जो अप्रैल है, इट वाज द मोस्ट वेटेस्ट कह लें आप महीना जो था 60 सालों की तारीख में। हमारे सारे रिश्तेदारों के ताल्लुक वालों की गंदम डूब गई है तार साहब, क्योंकि 100 एकड़ गंदम डूब गई है लोगों की, लोग सड़कों पे आ गए हैं। और ये ब्यूरोक्रेट, चंद ब्यूरोक्रेट साबिक वजीर आजम और मिनिस्टरों के साथ मिलके, केयर टेकर के साथ मिलके
इन्होंने अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगाई हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। तार साहब एक प्रोजेक्ट से, बाकी तो जो खाबे ने सानू पता ही नहीं लगा, वो तो गंदम की शॉर्टेज होगी तो रौला पै गया। मतलब ये है तार साहब हमारी असलियत। अब आगे बताएं, हम जो है ना यूक्रेन से 5500 रुपए की मंगवानी है तो आपने किसानों को 3000 दी लेनी। चीमा साहब, इससे पहले मुर्शद पाक जो सबसे बड़ा होलीएस्ट इस वक्त पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान, पीर बादशाह मुर्शद, उसके दौर में चीनी का स्कैंडल के ऊपर जो हुआ था उस पर किसी को सजा हुई है। और चीमा साहब आज मैं गारंटी कर देता हूं, आज अगर इस गंदम के स्कैंडल में लोगों को सजा ना दी गई, आपका कोई फ्यूचर नहीं। यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग। सर्वाइव क्या होना है? जो सर्वाइव आज भी मेरे आप सर्वाइवल वाले हालात तो कौन ही ना, कि कर्जों की किस्तें देने के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हैं। ये सर्वाइवल नहीं है, ये बैंकरप्सी है, ये फ्रॉड है, धोखा है, ये सारा फ्रॉड धोखा है। लेकिन आप ज्यादा जो बार बार ये बात, अब देखिए जिस तरह कल टोपी ड्रामा, चांद पे जा रहे हैं, कौम को देखे ना क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं, चांद पे हम जा रहे हैं। वजीर आजम लाइव देख रहे, ताड़ियां मार रहे, कमरे च बैठ के 3 मिनिस्टर्स के साथ बैठ के ताड़ियां मार रहे हैं। बनाया है वो, मैं उसकी तस्वीर देख के मुझे रोना आ रहा था। उन्होंने एक मेरा ख्याल घ्यो का डब्बा सामने रखे है उन्होंने, वो जो 2 तारा बाहर निकल रही हैं, पता नहीं वो की लाया कोई पता नहीं किसी को इसके अंदर क्या है। एक डब्बा पड़ा टीन का जिसका कहा गया इसका 7 किलो वेट है, उसमें 2 तारे बाहर है। बंदों का पता नहीं है कि वो कोई नर्सें हैं क्या है, वो शक्लां तो उन्होंने इंज लगदे कोई कंपाउंडर टाइप। वो खलोते ने 3 बंदे, थले लिखिया सी ये बनाने वाले स्टूडेंट ने, साइंटिस्ट तो लग ही नहीं सी, शक्लों ही साइंटिस्ट नहीं सन लग रहे। उन्हें दाड़ियां पूरे तरीके नाल नहीं सन मुंनियां ते उन्होंने कहा ने जी ए साडा सिपरो नाल ए गया जी, ए जांदा वेखो, जिवें वो साडा कहंदा हुंदा सी रिजवी साहब, कहंदा ए गौरी आया जी, इंज चंद ते पे जांदे। और यार तुसी मंडी बहुत दिन ते जा नहीं सकदे, किसी बस ते बैठ के चंद ते किवें चले जाना जे? की है ना, तो मैं चीमा साहब दसा साडे जे बंदियां दे जख्मां ते लूण सटदे ने, की करें। चलो मैं तो चीमा साहब पहले भी हमेशा यही कहता रहता हूं कि पढ़ें लिखें, कोई खुदा का नाम है और जिहाद से छुट्टी ले लें, कुछ एक या 3 साल के लिए छुट्टी ले लें कि जिहाद वाले को जी हम 3 साल बाद वापस आ जाएंगे, जिहाद कर लेंगे, हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, मैथ पढ़ेंगे 3 साल, हो सकता है बच पो तुसी। तो अनुज आपको चलाने वाले उनके सबके बच्चे जो है लंदन और न्यूयॉर्क और टोरंटो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं और फिर वो वापस नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे। लेकिन ये कि आप यहाँ आपके बच्चे सारे के सारे, मैं आपको बताया ना कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, मदरसों के बच्चे, और दूसरा हथियार है इस्लाम, जिहाद। जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, चलो करो जिहाद, फिर ऐसी तो फिर यही हो सकता है। चीमा साहब हम तो पहले भी इन्हीं चीजों से भागकर माजर होकर यहाँ आए थे, लेकिन दुख जरूर होता है कि मादरे मिलत के हालात क्या है और आस पड़ोस में हालात क्या है। हालात उनके आपसे बहुत आगे हैं। और मैं ये कुछ मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ चीमा साहब, मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे पाकिस्तानी भारतीय खबरें सुने, उनके न्यूज़पेपर देखें, उनकी ग्रोथ देखें, उनकी तरक्की देखें और कुछ लर्न करने की कोशिश करें। उनकी तरक्की का सीक्रेट सिर्फ एक ही है, सिर्फ चीमा साहब, कि पढ़ाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अलावा उनकी तरक्की का कोई सीक्रेट नहीं। लोग खामखा इधर उधर की बातें करते हैं ना, कई मैंने देखा वहां भी रिलीजियस कई फ्रीक हैं, फनेटिक है वहां भी, सारा दिन वो भी ट्विटर के पीछे फिरते हैं। लेकिन भारत ने तरक्की उनकी वजह से नहीं की। भारत ने तालीम से तरक्की की है, भारत ने टॉलरेंस से तरक्की की है। भारत की इस खूबसूरती का सीक्रेट उनकी सेकुलरिज्म है और दूसरा इतनी कौमें इकट्ठी हैं। जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि जिस कंट्री के अंदर 121 जबानें बोली जा रही है, चीमा साहब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, कल्चर अलग है, जबान अलग है, ये खूबसूरती है उनकी। लेकिन ये कि इन चीजों से देखना चाहिए, कल्चरल टॉलरेंस होनी चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए और तनकीद, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी सुनने की सलाहियत होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें अकल से आती हैं, ये गुस्सा नफरतों के साथ नहीं आती। और बिलखुसूस अगर तालीम ना हो तो फिर ये चीजें आपके ऊपर से गुजर जाती है, मेरी नजर में। तो पढ़ना चाहिए और यही पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे और यही पढ़ेंगे तो चांद पर आखिरी भी चीज जाएंगे। ऐड करना चाहूंगा, आखिरी चीज कल मैंने एक लर्न की है। उन्होंने कहा भाई मैथ के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। वो किस तरह? उसने कहा जी देखें, हर मजहब के अंदर लिखा है कि तुम्हारा रोजे क्यामत पे हिसाब होगा, हिसाब की कैलकुलेशन होगी। हर मजहब के अंदर नेकियों और बुराइयों का हिसाब है। हिसाब क्या है? मैथ है।
तो फिर मैथ, पूरी कायनात ही मैथ के साथ चल रही है, हर रिलीजन के अंदर। तो जब नेकियों का और बुराइयों का हिसाब-किताब है, तो हिसाब को छोड़ के आप तरक्की किस तरह करेंगे? मैथ कैलकुलेशन के बगैर गुज़ारा नहीं है। ये सोचना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बढ़िया।